एपिसोड 3। अजीज आज जी भर तैयार हुई। माथ झूमर, हाथ कंगन, माथा पट्टी और जाने क्या क्या। साथ ही कन्नौजी इत्र लगाना ना भूले। दाइसा, कुछ कमी तो नहीं रह गई साज श्रृंगार में। सजी सवरी दुल्हन बनी अजीजन ने दाइसा से चुहल करते हुए कहा। उनकी आंखों में पानी भराया। मुए, ये जमींदार मुर्दों को भी ना छोड़े। तू तो अभी जिंदा है, जा जा देर हो रही है, दाइसा ने रुआसी आवाज में कहा। आरामगाह में गांव तकिया पर सर लचाए बड़े कुंवरसा बैठे थे। आदाब, उसने सिर झुकाकर बड़े अदब से कहा और एक और बैठ गई। कहिए ठाकुर साहब, आपके पाक कदम इस गलीज गली में कैसे बढ़ गए? अजीजन ने पान पेश करते हुए पूछा। कुछ नहीं अजीजन, आज तुमसे कुछ सुनने का दिल चाह रहा था। जी करे तो कोई गजल सुना दो, जो तपते मरुस्थल में जल बरसा दे, जो आग के अंगारों पर शीतल हवा सी बह उठे। दिल को तसल्ली मिल जाए बस। सुना है तुम कलाम बहुत सुंदर गाती हो, कितना दर्द बसता है तुम्हारी आवाज में। अजीजन पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इस रात की उफनाती जवान हसरतों के बीच खुदा का कलाम सुनने वाला ये इंसान कुछ अजीब ख्वाहिश तो नहीं कर बैठा था। खैर, अजीजन के खुदा का कलाम पेश किया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ईश्वर अल्लाह नाम तुम्हारे। कहाँ से आना कहाँ को जाना, तेरी गली है सबका ठिकाना। अजीजन के पांव घुंघरुओं और तबले की संगत में थिरक उठे। छोटे ठाकुर अधखुली आंखों से कलाम को सुन रहे थे और उनकी गर्दन तबले की धुन के साथ ही साथ थिरक रही थी। लेकिन जैसे उसके मखनी उरूजों से होता हुआ उसका दुपट्टा सरका, कुंवरसा नजर फेर कर लेट गए। पूरा कलाम उसी तरह सुनते रहे। अजीजन के कदम लड़खड़ा गए, ओंठ का राग थम गया। क्या हुआ अजीजन, तुमने कलाम बंद क्यों कर दिया? और गाओ ना। ठाकुर साहब ने मनुहार की। हुजूर, आप मुंह फेर कर ओठ हो ले। लगता है दासी का श्रृंगार आपका मन मोह ना सका, अजीजन ने उलाहना दिया। नहीं अजीजन, ऐसा नहीं है। जिसके ओंठ से कलाम के पावन सुर बिखरते हो, वहां वासना का कोई स्थान नहीं होता। तुम गाओ, मैं सुनूं, बस रात इसी तरह सुबह में बदल जाए। कुंवरसा फिर मोढ़े पर सरक गए और दुशाला ओढ़कर सुनने लगे। सुबह तक अजीजन इसी तरह नाचती रही और कुंवरसा सुनते रहे। ना उसके पांव थके, ना कुंवर ने उसे मुड़कर देखा। रात की कलुषित कालिमा धुलते ही सूरज झज्जे की मुंडेर पर आ धमका। जब सुनहली धूप कुंवरसा के चेहरे पर पड़ने लगी तो अजीजन ने उन्हें जगाते कहा, उठिए वरा, सुबह हो गई। कुंवरसा जागे और अजीजन को अपने पास बिठाकर बोले, बहन एक बात कहूं, बुरा मत मानना। मेरी मानो तुम संगीत सिखाना शुरू कर दो, इंतजाम मैं कर दूंगा। भगवान कसम, मुझे तो तुम्हारे कलाम और मीरा के भजन में कोई अंतर ना देख पड़ा। ये गलीज गलियां और ये पाँव के घुंघरू तुम्हारे लिए नहीं बने। तुम्हारी आवाज तो खुदा की इबादत के लिए है। सच कहता हूँ, इस देह व्यापार में तुमने कौन सी यातना ना भुगती होगी। अजीजन की आंखों से पानी झरने लगा। एक ही कोख से जन्मे दो भाई, एक दूसरे में इतना अंतर। एक ने जूती फेंक कर मारी, दूसरे ने जख्मों पर मरहम लगाया। या खुदा, कैसी है तेरी बनाई ये अजब दुनिया। अजीजन हाथ उठाए दुआ पढ़ रही थी और कुंवरसा उस पर अपना दुशाला डाल पांव छूकर चलते बने। बग्घी हवेली के फाटक पर खड़ी थी। राजा की भीतर जाने की हिम्मत ना पड़ी थी। उसने झरोखे से देखा, कुंवरसा अपनी छड़ी लिए उतर रहे थे। वही पुरसुकून चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें, भरी भरी मूछें। कुंवरसा दनदनाते हुए हवेली में दाखिल हो गए। आते ही चिल्लाए, हरिया, मेरी फाइल तो उठा ला, देखूं कहाँ की जमीन सुखरू के पास वाली है। अजीजन को स्कूल खुलवा दूं। हरिया ने सुना तो गिरते गिरते बचा। तो अब तवाइफे स्कूल चलावेंगी? उसके धीमे ओठ अचानक से खुल पड़े। हाँ तो क्यों नहीं हो सकता? वो इंसान नहीं है क्या? क्या औरत कोख से वेश्या तवाइफ होती है? अरे उसे कोठे पर भी तो हम ही मर्द बैठाते हैं ताकि हमारी हवस मिटती रहे। किसी का घर जले हमें क्या, हमें रोशनी मिलनी चाहिए। कुंवरसा ने हरिया को खरपट्टा तो उसकी बोलती बंद हो गई। हरिया ठाकुर साहब के चाचा का साला था, एक नंबर का अय्याश, राजा का लंगोटिया यार। वो लपक कर फाइल उठा लाया। कुंवरसा फाइलों में जमीन देखने लगे। राजा अपने किए पर शर्मिंदा था। सर झुकाए वो हवेली की तरफ मुड़ा। ठकुराइन शिव मंदिर से लौट रही थी। वो उन्हीं के साथ हो रिया। कहाँ रह गए थे राजा? तुम्हारे बाप पूछत रहे हमसे, कुंवर कहाँ है? ठकुराइन चुनरी ठीक करते हुए बोली, मासा,
भैया कुछ कह रहे थे क्या हमारे बारे में? नहीं तो कुंवर, कुछ बात है क्या? ना मासा, कुछ बात नहीं है, बस भैया ने हमको बुलाया था ना, इसलिए पूछ लिया। वो नजर बचाता बरौठे में घुस गया। मासा हैरान, अभी तो यही था उनका लाडला। कुंवर सा कागज की जिल्द थामे अंगनाई से गुजर रहे थे। जोर की थरिया उनके माथे पर आ पड़ी। फूल की थाली माथे के ऊपर पड़ी। खून की धार बह चली। कुंवर सा सर थामकर बैठ गए। तभी एक बेलन हवा में उड़ता हुआ वहां से गुजरा। उसने भी उनकी पीठ सुजाते हुए बरौठा पार किया। जब तक कुंवर सा कुछ समझे, महाराजन और सोबरन लड़ते हुए उनके सामने प्रकट हो गए। महाराजन ने सोबरन को कोसते हुए कहा, रे सोबरन बा, अरे हैजा खाई जाए तुमका। हमको बतावते दाल में नमक चटक हो गया और ऊपर से नमक मिर्चा लहसुन बटवा बटवा के खाई रहा है। अब मैं लाठी से तुम्हारी कमरिया टूट डारब। सोबरन हंसते हुए चिल्लाया, अरे अम्मा, पहले निशाना तो लगाना सीख ले हो। हमरे चक्कर में कुंवर सा की खोपड़ी फोड़ डारे हो तुम। हाय दैया, तहाँ देखी तो कुंवर कहाँ चोट लग गई। अरे हमको भगवान उठा ले, हमसे बड़ा अपराध हो गया। कुंवर सा की खोपड़ी फूट गई। बूढ़ी महाराजन वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। राजा बाग में था। जब खबर लगी, बिना देर किए वो हवेली दौड़ा। वैद्य माथे पर पट्टी कर रहे थे। जब कुंवर सा ने आंखें खोली और महाराजन अभी भी कुंवर से सर फोड़ने का सोग मना रही थी। राजा ने दवा देते हुए पूछा, अब कैसा जी है भैया? ठीक है राजा, कुंवर सा ने दूध पीते हुए पूछा। माँ सिरहाने बैठी थी। ठाकुर साहब सामने खड़े थे, मगर महाराजन ना दिखाई दी। उन्होंने राजा से पूछा, राजा, महाराजन अम्मा कहाँ है? कुछ नहीं, रो रही हैं बरौठे में। कह रही हैं कि हमसे बड़ा अपराध हो गया, कुंवर सा घायल हो गए। राजा हंसते हुए बोला। कुंवर सा सुने और मुस्कुरा दिए। शाम को राजा आज भाई के कमरे में ही लेटा था। उसके मन का मैल शराब के उतरने के साथ ही धुल गया था। अपने देवता समान भाई को वो नींद में सोता देख मुस्कुरा रहा था। उसे बचपन याद आ गया, जब भैया खेल खेल में उसे जिताकर खुद हार जाया करते थे। कोई भी खिलौना हो, राजा को ही दे देते, खुद न खेलते। उसकी आंखें गीली हो चली। राजा सोने जा रहा था, तभी पीछे वाले हिस्से में उसे गुलाब की क्यारियों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने बंदूक संभाली और उधर ही निकल गया। कौन है वहां झाड़ियों में? पत्तों के झुरमुट से कोई परछाई ठिठक कर खड़ी हुई। कहानी में आगे क्या होगा? लेखिका है दीपशिखा पांडे। एपिसोड 4। राजा उसे देखकर कांप उठा। उसने बुदबुदाते हुए कहा, 10 बोरी नमक क्या कुछ कम था? क्या उसने मुझसे झूठ कहा था? वो परछाई अब धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। अचानक से उस परछाई ने राजा का गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम बच ना सकोगे। मेरी आत्मा तुम्हें ना चैन से जीने देगी, ना मरने देगी। राजा उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए छटपटाने लगा। क्या हुआ राजा? कुंवर सा नींद से जग पड़े। देखा तो राजा नींद में मोढ़े को पकड़े कुछ बड़बड़ा रहा है। कुंवर सा ने लपक के लालटेन जलाई और राजा को जगाया। राजा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? किसने तुम्हें पकड़ लिया था? राजा जगा तो देखता है भैया उसके सिराने बैठे पंखा झल रहे थे। वो शर्मिंदा हो गया। आप बेकार जाग गए, मैं सपना देख रहा, कोई भूत डरा रहा था। राजा चुहल करते हुए बोला, अच्छा, जैसे हमको बचपन में वो आम के बाग वाली चुड़ैलियां परेशान करती थी, तभी तुम स्कूल न जाते थे। फिर बचपन की बात याद कर दोनों ही ठठाकर हंस पड़े। राजा ने झेपते हुए कहा, भैया माफ कर दो, कल कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, आपे में ना था, अंट-शंट बक गया था आपको। कुंवर सा ने समझाते हुए कहा, राजा, अंगूर की बेटी से कभी कभी मिला जाए तो जन्नत का मजा देती है, और अगर रोज मिला जाए तो दोजख भी नसीब नहीं। आगे तुम खुद समझदार हो, आइंदा ऐसी हरकतें माफी लायक ना समझना। राजा ने सर झुका लिया। जी बड़े भैया, आगे से ऐसी भूल चूक ना होगी। फिर दोनों ही थके थे, सो गए। फिर राजा को वो सपना ना आया। अगली सुबह शिव मंदिर की आरती से दोनों भाइयों की नींद खुली। राजा ने अलसाकर रजाई से मुंह निकाला। सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे तक आ रही थी। कुंवर सा अभी तक सो रहे थे। राजा ने उन्हें जागने की कोशिश नहीं की। राजा अभी भी रात वाले सपने को लेकर परेशान था। वो चाय पीने बूढ़ी आजी के पास बैठ गए। बड़की अम्मा, क्या आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है और जो मारता है उसको परेशान करने लगता है? राजा ने बड़ी मासूमियत से अपनी आजी से पूछा। हाँ बेटवा, साची बात है, जो कऊ अकाल मौत मरे वो भूत प्रेत ही बनता है। लेकिन तुम काहे पूछत हो? आजी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया, राजा ने बात बनाते हुए कहा। राजा आज भैया के साथ बाग की ओर निकल गया। गन्ने की फसल उतर रही थी, मूंगफली खेतों में फल फूल रही थी। आलू और मटर का जोरदार मौसम था।
ठाकुर साहब अलाव ताप रहे थे। कुंवर को देखते ही बोले, आलू मटर का भुजवा बनवा दे। इशारा पाते ही मजदूरों ने अरहरा सुलगा दिया। घर के बटे लहसुनिया नमक से खूब जी भर आलू मटर खाया गया। अब तुम लोग भी घर जाओ, राजा और कुंवर आ गए हैं। जब तक रस पेरा जा रहा है ये यहीं रहेंगे और हम भी घर निकलेंगे। कोचवान को इशारा करते हुए ठाकुर साहब ने मजदूरों को जाने का हुक्म दिया। सभी किसानों ने अपने अन्नदाता को प्रणाम कर घर की राह ली। राजा ने देखा सब चले गए तो वो पड़ोस के गांव में जाने की सोचने लगा। धोबिन की बिटिया धान कूटती होगी। आह, कैसी आह भरती है जब धान का पूरा ऊपर से नीचे लाती है। उसके कपासी उभार, राम कसम, किसी मुलायम गरी के कटोरे से जान पड़ते हैं। कसम से हाथ आ जाए तो मसल के मानूं। उसने जुगत भिड़ाई, भैया जरा पड़ोस के गांवों के मजदूरों की कुछ शिकायत रही, सोच रहे हैं जरा सुनाई। उसने ममता वाला बाण चलाया। जानता था भैया मना नहीं करेंगे। हाँ ठीक है राजा, ऐसे काम में देरी ठीक नहीं, अभी चले जाओ। और देखो जरा, उन्हें लगान वगान की तो चिंता नहीं है। बता देना अब की फसल पर कम लगान है, उपज के हिसाब से ही लिया जाएगा लगान। जी भैया, कहता हुआ राजा भैया की पीठ के परे पड़ोस के गांव में रंगरेलियां मनाने पहुंच गया। अब किसी किसान की फिक्र और लगान की चिंता। राजा को आते देखा तो धोबिन की बेटी ने धान का पूरा मांडना छोड़ दिया और घर में घुस गई। धोबिन आकर मांडने लगी पूरा। राजा ने देखा तो पूछा, भौजी तुम काहे मांड रही धान, कोई घर में नहीं है लड़का बिटिया? धोबिन ने हंसते हुए कहा, बिटिया पराई लाग है, जब तक घर में रहे निगरानी में रहे, नहीं तो चील गिद्ध का कौन भरोसा, मारे चोंच मांस छिया बिया कर चलते बने। राजा ने बात समझ ली, राम राम कर चलते बना। आज का दिन और वार दोनों ही खाली चला गया था। सांझ आसमान के आंचल में रफ्ता रफ्ता उतर रही थी। अंधेरे के काले साए अपने पांव पसारने लगे थे। कुंवर सा राजा की राह देखकर थक गए और घर की ओर निकल पड़े, पैदल ही। अभी मुश्किल से 2 कदम ही चले होंगे, किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कुंवर सा ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज कराहने की नजदीक और नजदीक आती चली जा रही थी। कौन है वहां? पत्तों के झुरमुट में कुंवर सा को सरसराहट महसूस हुई। ऐसा लगा कोई लंबी लंबी सांस ले रहा है। अचानक से उन्हें एक जोड़ी आंखें हीरे सी चमकती दिखाई दी, लेकिन शरीर अभी तक नजर नहीं आया था। कुंवर सा को लालटेन ऊंचे उठाकर उस जगह को देखा, पर लौ बार बार डगमगा रही थी, मानो हवा से नहीं किसी के आने जाने की वजह से कांप रही हो। सामने आओ, कौन हो तुम? कुंवर सा ने चीख कर कहा। अब आज चीखने की आवाजें रोने में बदल गई थी। अब सिसकियां भरी जा रही थी, भारी गहरी और किसी स्त्री के होने का एहसास देती हुई। कुंवर सा एक कदम आगे बढ़े ही थे कि लाला झोला अचानक से उनकी आंखों के सामने आ गिरा। कुछ टूटे कांच की चूड़ियां, हरे सुनहरे रंग वाली, एक सफेद लाल सच्चे मोतियों की माला, एक अधजली रस्सी जिसके अंतिम सिरे पर राजा के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली की अंगूठी फंसी हुई थी। तुम कौन हो? इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? राजा की अंगूठी यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही चमकती हुई आंखें फिर उभरी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा नजदीक। इतनी नजदीक कि उसकी गर्म होती सांसें कुंवर सा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी, 2 ठंडी चुभती, जैसे स्याही में डूबे हीरे हों। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कुंवर सा, कौन दिलाएगा मेरे हत्यारे को मौत की सजा? काले रंग की एक भयावह आकृति उनके बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। उल्टे पैर, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बालों की एक बड़ी जटा, जिसका कोई और छोर नहीं। बोल तो सही, तो कौन है और तुझे किसे सजा दिलानी है? इस बार वो परछाई खामोश रही, बस एकटक आसमान को घूरती रही। फिर लाचार होकर बोली, ये कंगन लेते जाओ ठाकुर, और लाल झोला भी, जिसके अंदर अभी भी नमक की डली पड़ी हुई है। इसे अपने पास रखो। जिस दिन इसका सही वक्त आएगा, मेरी ये अमानत मुझे वापस लौटा देना। मैं उस दिन अपने कातिल को अपने इन्हीं हाथों से मौत के घाट उतारूंगी। अपना इंसाफ मैं खुद अपने हाथ करूंगी। आकृति भीषण हंसी हंसते हुए गायब हो गई। उन्होंने झट से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली जमीन पर गहरे उभे 2 ताजे पावों के निशान, जो अभी अभी बने थे, पर किसी पैर की आकृति उनमें थी ही नहीं, सिर्फ आंशिक धसाव, जैसे कोई भारहीन चीज कुछ देर खड़ी थी। जमीन पर अब भी बिखरे पड़े थे कांच की टूटी हुई 2 चूड़ियों के टुकड़े, और उनके बीच में रखा हुआ नमक से भरा लाल रंग का झोला। कुंवर सा के हाथ कांपने लगे। नमक, लाल झोला और अब टूटी चूड़ियां, आखिर इन सब का राज क्या था? कुंवर सा को चक्कर आ गए, जमीन पर गिर पड़े। किसी चलते हुए राहगीर ने उन्हें उठाया और पानी पिलाया। कहाँ हूं मैं? कुंवर सा को अब भी झोला याद था। जगने के साथ ही झोला ढूंढने लगे।
क्या ढूंढ रहे हैं कुंवर सा? कुछ नहीं, मेरा लाल रंग का झोला। वो बेचैन हो उठे, लेकिन झोला कहीं नहीं था। वो ले गई अपने साथ अपनी आखिरी निशानी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये एपिसोड 5। हवेली की रौनकें देखते ही बनती थीं। राजा का ब्याह काज शुरू हो चला था। पूरी हवेली इत्र, हल्दी, कुमकुम और चावल की रंगोली से खिल उठी थी। फूलों के गजरे जूड़े में गुथे हुए खुशबू बिखेर रहे थे और फूलों की झालरें दीवारों पर महक रही थी। ठकुराइन बड़ी ठसक से पूरे काज को देख सुन रही थी। बींदड़ी की ओढ़नी और घाघरा अभी तक जयपुर से न आ पाया था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सबको काम काज समझाती फिरती, फिर आप ही नाराज होकर करने बैठ जाती। बूढ़ी आजी उसारे के कोने में बैठ अधखुले गुलाबों की माल बुन रही थी। ठकुराइन वहीं जा बैठी। मासा, आप तो कुछ कहो। ब्याह काज का घर और मैं अकेली जान, क्या क्या संभालूं? आप भी तो कुछ राय दो। ठकुराइन पांव दबाते हुए अपनी बूढ़ी सास से पूछ बैठी। दाईसा ने ठेठ अवधी भाषा में जवाब दिया, हम का जानी, अब तुम घर की मलकिन ठहरी, तुम समझो लेनी देनी, भूल चूक। ठकुराइन जवाब क्या ही देती सास को, बस समझो खींच कर रह गई। अगर ठाकुर साहब मिल जाते इस वक्त, गरिया के ही मानती। खैर, अपनी ही धनक में उठी और फूलों की झालरें हाथ से टटोलने लगी। कुछ बासी नहीं हो रखी ये फूलों की माल, दूसरी लगवाओ। सबको एक लाइन से चिल्लाना शुरू किया तो सभी वॉकर चाकर हैरान परेशान हो उठे। सजोखरी ने हिम्मत करके कहा, हुकुम, आज ही सुबह लपेटी गई हैं झालरें, अभी से कहा बासी हो गई हैं। कहूँ तो कल उतार दूं। उसने डरते डरते पूछा। ठीक है फिर, कल ही उतारना। वैसे तुम्हारे हुकुम सा कहाँ गए हैं? सांझ हो चली, अभी तक हवेली को उनकी सूरत मयस्सर न हुई। कहाँ फिर रहे हैं तंजेबी कुर्ता पहने? ठाकुर साहब हवेली के हॉल में बैठे लोगों को काम समझा रहे थे। कल अगवानी होनी है और माड़ो गाढ़ना पड़े हैं। जरा सब काम जल्दी करना, घोड़ी चढ़ने का शुभ मुहूर्त न निकल जावे। जो हुकुम सरकार। सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। कहो ठकुराइन, अपनी भी कहो। सुन रहे तुम हमको सुबह से ढूंढ रही हो, कुछ खास काम? ठाकुर ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछा। ना हुकुम, हमें कुछ काम ना था, बस आपसे बादाम छिलवाने थे। और क्या? सुबह से घर से गायब, कुछ ख्याल है? कल बेटे की अगवानी निकलनी है और आप हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ठकुराइन आंखें तैरती हुई बोली। अरे ठकुराइन, देखो तुम हमको घूर के न देखा करो, कसम से दिल पे बिजली गिर जाती है। बस काम बताओ, हम तो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हैं। कुछ कहो तो। ठाकुर साहब ने उनके पाजेब के घुंघरुओं को निहारते हुए कहा। फिर कुछ मनुहार से रीझ कर बोल उठे। सांवरी, तू ना हमेशा घुंघरुओं वाली पाजेब पहना कर, मुझे इनकी छमछम बहुत प्यारी लगे है। ठीक है, पर अब उठो भी, कुछ बातचीत करनी है अकेले में। ठकुराइन ने शर्माते हुए कहा। हाँ कहो। ठाकुर साहब अब गंभीर हो चले थे। वो राजा की पहली टीक मामा के यहाँ धरनी है तो वो अब कुछ घबरा उठी थी मायके के नाम पर। तो क्या ठकुराइन, रुक क्यों गई? बात पूरी करो ना। हम भी तो जाने, हमारे सम्मान से ज्यादा तुम्हें मायके की टीक की परवाह है। हमारे अपमान का तुम्हें जरा भी ख्याल ना आया। हमेशा पत्नी का सम्मान करने वाले ठाकुर साहब आज गुस्से में थे। बरसों पुराना उनके सीने में दबा लावा फिर धधक उठा था। ठकुराइन उसकी आंच में झुलसी जा रही थी, फिर भी मजबूर होकर बोल ही पड़ी। तो क्या आपके अपमान की खातिर शादी ब्याह के रीति रिवाजों को भी छोड़ दें? 31 साल हो गए हैं पीहर की देहल देखे हुए। बरसों से यहीं राजपूताने की आन बचाती आई हूँ। आज भी न जाती अगर राजा के ब्याह की टीक न धरनी होती। ठकुराइन का जी कसैला हो चला। दिल की तड़प आंखों में आंसुओं का रूप लेकर बरस पड़ी। आज उनकी आवाज में लाज नहीं, पीड़ा और क्रोध भरा था। तुम क्या जानो ठाकुर साहब, हम राजपूती औरतों की आन। अगर राजपूतों ने रण में प्राण गंवाए हैं तो हमने भी जौहर की आंच में अपना अस्तित्व मिटाया है। तुम अकेले इस संग्राम के विजेता कभी नहीं रहे। मैं भी तुम्हारे साथ डटी रही मैदान में। पीहर छूटा, माँ की गोद छूटी, आंगन छूटा, गलियां छूटी, तुम्हारा क्या छूटा ठाकुर? सब तो है तुम्हारा, तुम्हारे पास। आज ठकुराइन के क्रोध की सीमा नहीं थी। कोई भी शर्म लिहाज का पर्दा उनका मुंह बंद नहीं करवा सकता था। 31 साल की अनकही पीड़ा का आर्तनाद आज ठाकुर के कानों में शीशा घोल रहा था। क्या कहते ठाकुर? सही तो कह रही थी ठकुराइन। वो सर लचाए सुन रहे थे और उनकी ब्याहता गरज रही थी। 31 साल का पुराना किस्सा उनकी आंखों के सामने घूम गया था। जब गजब की जवान थे ठाकुर साहब, भरा छरहरा बदन, 6 फुटा सुडौल शरीर, लगता था सारी सुंदरता कामदेव ने उनको ही सौंप दी थी। जिधर घूम जाते उधर ही सुंदरियों का मेला सा लग जाता।
लेकिन मजाल है कि किसी को नजर उठाकर भी देख लें ठाकुर साहब। जितने सुंदर उतने शर्मीले। तब का जीवन बड़ा साधारण हुआ करता था। राजपुतानियां भी बावड़ी से जल भरकर ले जाया करती थी। एक दिन ठाकुर साहब शिकार पर निकले थे। सांझ हो गई। रास्ता भटककर उसी बावड़ी तक पहुंच गए जहां कुंवर बाईसा नीर भर रही थी। ठाकुर प्यासे थे, सो घड़े से पानी लेकर पीने लगे। फिर क्या, बाईसा झगड़ पड़ी। काई तन्ने दिखाई पड़त नहीं, म्हारे घड़ो रो सगलो पानी तू पी गयो। अभी जाने नहीं कि मैं कौन सू। ठाकुर साहब तो घबरा ही गए। पहली बार किसी लड़की के मुंह लगे थे। समझ में ही नहीं आया क्या जवाब दें। राजस्थानी भाषा आती न थी। काहे की माँ उत्तर भारत की और शहर की परवरिश, गांव से कोई लेना देना नहीं। वो तो हाड़ा सुरजन सिंह चल बसे तो बिलायत से सीधे हवेली आना पड़ा। परेशान होकर बोले थोड़ी ठेठ भाषा में जो कुछ आती थी। बाईसा की तमतमाई आंखें देखकर ठाकुर साहब तो और घबरा गए। पहली बार किसी छोरी ने यूं घूर कर बात कही थी। हल्का सा गला साफ करते हुए टूटी फूटी राजस्थानी में बोले, हम तो बस प्यासा था बाईसा, घड़ो राख जो, फिर न पीसू, थोरो रहम कर जो, गुस्सो मत कर जो। अब तो बाईसा और भड़क उठी। थारे जैसन से गुस्सो छोड़ देऊं भला, घड़े लो पानी भी बिना बूझा पी जावे कोई। ठाकुर साहब की हालत अब उस विद्यार्थी सी हो चली थी जिसे पहली बार गुरुजी ने डांटा हो। हाथ जोड़कर बोले, गलती महरी, महे माफ कर जो बाईसा, रास तो भूल गयो, पाछो धोरो बताई दे जो। बाईसा ने नाक से कोड़कर घड़ा उठाया, पानी भरकर सर पर रखा और तीखी नजरों से ठाकुर को ऊपर से नीचे तक देखती बोली, रास्ता तो बताई देऊं, पर याद रख जो, जग से प्यासा फिर घड़ो मत उठा जो। इतना कहकर वो अपनी पायल की छमछम के साथ चली गई। ठाकुर वहीं खड़े मुस्कुराते रहे। पहली बार किसी लड़की ने न सिर्फ डांटा था बल्कि दिल में कोई अनजानी टीस भी छोड़ गई थी। यही वो दिन था जब ठाकुर साहब ने पहली बार महसूस किया था, सांवरी तू ही थी वो बावड़ी वाली कुंवर बाईसा। और उनकी आंखों में आज फिर वही चमक उतर आई। सालों पुरानी यादें ठकुराइन की आज की चीख पुकार से कहीं ज्यादा जोर से दिल में गूंज रही थी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए